हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभातम। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ ही सब कुछ है आजकल तो उसी के बारे में ही मेजर डिस्कशन करेंगे। कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो को आज भी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और एक नॉलेज सेक्शन है उसमें। और मुंबई में 28th ऑफ मार्च को एक सेशन है, वेयर परिमल एंड आई विल बी टेकिंग अ फिजिकल फेस टू फेस सेशन। एयरपोर्ट के आसपास मोस्टली वी विल ट्राई टू प्लान द सेशन। तो अगर आपने अभी तक नहीं रजिस्टर किया है एंड यू आर इन मुंबई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिंक है वो ज़रूर कीजिए। तो बेसिकली मार्केट्स कंसिस्टेंटली इंडिया की गिर रही है, राइट? और थोड़ा थोड़ा सा पैनिक कुछ कुछ इन्वेस्टर्स में आ रहा है। वी आर गेटिंग कॉल्स मैसेजेस कि एसआईपी रोक दें क्या अपनी। कुछ ऐसे भी आ रहे हैं कि इन्वेस्ट कर दें क्या और पैसा अभी, right? So again, both type of investors are messaging and calling us. तो बेसिकली अगर समझ लेते हैं कि इस ओवरऑल इसराइल यूएस एंड ईरान का जो एस्केलेशन या वॉर, आप जो भी इसको टर्मिनोलॉजी देना चाहते हैं, उसमें इंडिया के करंट रिस्क क्या है, राइट? उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। बट मेजरली करंटली अगर हम बिल्कुल स्टार्ट करने से पहले वीडियो को देखें तो क्या करंट रिस्क है। तो एक तो सबसे बड़ा जो बात सबसे ज़्यादा हो रही है वो है क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए तो बहुत, क्योंकि हम बहुत बड़े इंपोर्टर हैं। 85% हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, ठीक है? तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा हो गया तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, राइट, ट्रेड डेफिसिट हमारा कम हो जाए, मतलब खराब हो जाएगा, हम नेगेटिव में आ जाएंगे। और उसका इम्पैक्ट जो है हमारे इन्फ्लेशन पे और हमारे केपेक्स जो गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट के खर्चों पे, वो डायरेक्टली उस सब चीज़ों पे इम्पैक्ट होगा। तो वो डायरेक्टली इकोनॉमिक को इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लेशन बढ़ाता है, तो वो तो क्लियर है। सेकंड, जैसे नेचुरल गैस एलपीजी की भी बात हो रही है, अगेन वो उसको हम उसी बास्केट में रख सकते हैं, क्रूड ऑयल और उसकी। बट यस, उसके इम्पैक्ट अलग तरह से हैं, क्योंकि नेचुरल गैस हमारी सीएनजी पंप्स में डलती है तो वहाँ महंगा हो जाएगा, तो फिर अगेन ईवी पे फोकस बढ़ सकता है। और एलपीजी कुकिंग गैस है, हमारे बहुत घरों में यूज़ होती है और काफ़ी इम्पोर्ट होती है। तो अगेन उसके ऑल्टरनेट्स वगैरह फिर ढूंढने पड़ सकते हैं और दूसरे कंट्रीज से भी हमें डाइवर्सिफाई करने पड़ सकते हैं, तो वो महंगा हो जाएगा, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है अगेन इन्फ्लेशन वगैरह पे पड़ता है और गवर्नमेंट के बुक्स पे पड़ता है। थर्ड जो है, कुछ कंपनीज का मिडल ईस्ट एक्सपोजर है, मतलब वेस्ट एशियन एक्सपोजर है, जैसे स्पेशली एल काफ़ी गिरा है इस वजह से, क्योंकि 33% जो उनकी ऑर्डर बुक है वो वेस्ट एशियन कंट्रीज से है। सो वो एक अगेन मार्केट का इम्पैक्ट है। वो एल आपने देखा ही कंसिस्टेंटली गिर रहा है लास्ट 2-3 दिन से, और उसका भी एक हम सोच सकते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट जो है मार्केट पे पड़ रहा है। एक और इम्पैक्ट है कि वे क्या हम भी पुल हो सकते हैं क्या, मतलब एज अ इंडिया कंट्री भी पुल हो सकता है क्या इस सारे एस्केलेशन में, बिकॉज लॉट ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज आर गेटिंग इन्वॉल्व और बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा है इन कंट्रीज में। तो अगर ये बढ़ता है ये सारी एस्केलेशन, तो विल इंडिया में हैव टू इन्वॉल्व गेट इन्वॉल्व एज वेल। तो दैट इज अगेन अ वन मोर स्मॉल इशू विच इज एट सर्टेन लेवल मार्केट के, या मतलब ओवरऑल सेंटिमेंट में, कि ये भी चीज शायद शायद अगेन बहुत कम चांसेस है, प्रोबेबिलिटीज आर वेरी लो, बट अगेन देट कैन बी ए पॉसिबिलिटी। कल हमने देखा भी कि वेरी इंडियन ओशन में इंडिया के काफी पास, मतलब अगेन दे आर इंटरनेशनल वाटर, बट पास में यूएस ने एक ईरान के शिप को जो है टॉर्पीडो से नष्ट कर दिया, और उसमें मतलब काफी जो वहाँ के मरीन्स हैं और वो जो ईरान के नेवी के लोग हैं वो दे डाइड, लॉट ऑफ फोक्स डाइड। तो इट वाज वेरी नियर टू इंडियन बॉर्डर, मतलब रिलेटिवली, राइट? तो वो सारी चीजें भी, तो वो भी एक फैक्टर बन रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स अभी हमारे पास सामने हैं जो मार्केट को परेशान कर रहे हैं, और इसके ऊपर मैं जैसे बोला एक 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 करके शायद और भी डिटेल्स में हम आज की न्यूज में बात करने वाले हैं, क्योंकि वो सब फैक्टर्स हैं इस सब चीजों में। तो दीज आर द थिंग्स। अगन तो टिपिकली अगर हम ओवरऑल चीजें देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ थिंग्स बिकमिंग वेरी वेरी, मतलब लॉन्ग टर्म इन दिस, या मतलब एक मीडियम टर्म अगर हम बात करें, ईयर्स में बात करें, तो वो अनलाइकली लग रहा है कि ये इवेंट इसमें है। क्योंकि क्रूड ऑयल में हम डाइवर्सिफाइड है, रशिया की ऑलरेडी डिस्कशंस चल रहे हैं कि भाई रशिया में प्रोवाइड अस मतलब मोर फ्यूल, राइट, अगर हम यहाँ से कम होता है। यूएस इज वेरी कीन, मतलब उसके ऊपर भी मेरा एक डेटा था मेरे पास विच दे हैव प्रिंटेड, कि क्योंकि भी नेचुरल गैस वगैरह भी उनसे ले सकते हैं, तो यूएस और अगेन रशिया एंड ऑल कैन टेक। सो डाइवर्सिफिकेशन के ऑप्शंस जो हैं वो काफ़ी सारे हैं, राइट? और आई एम श्योर मतलब गवर्नमेंट एंड कंपनीज आर ऑलरेडी एक्सप्लोरिंग दोज ऑप्शंस।
मेजर है अब प्राइस बहुत बढ़ जाएगा तो उसका तो इम्पैक्ट आना ही है, तो वो ठीक है, बट वो कितना टाइम आएगा, दैट इज व्हाट द गेम इज, एंड अकॉर्डिंगली मार्केट्स विल रिएक्ट। तो इसीलिए टिपिकली ये सारी जो सिचुएशंस हैं जिसमें अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म या लंबा चल सकता है, तो ये टिपिकली अच्छे टाइम होते हैं इस तरह के सिचुएशंस टू इन्वेस्ट इन मार्केट्स, क्योंकि ये कंसिस्टेंट एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है ओवरऑल। ठीक है, अब हम आगे और बात करते हैं। तो कल यूएस मार्केट की बात करें तो वो तो पॉजिटिव ही थे, नैस्डैक 100 तो 1% प्लस था। ठीक है, तो वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब यूएस जो है वो वॉर में है, और तो डायरेक्टली दे आर इन्वॉल्व, एंड स्टिल यूएस मार्केट्स जो है वो पॉजिटिव है। इंडियन मार्केट्स गिर रहे हैं, यूरोपियन मार्केट्स भी पॉजिटिव थे कल। ठीक है, बट एशियन मार्केट्स आर गोइंग डाउन इंटरेस्टिंगली, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ अगेन दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ऑयल इज द मेजर, क्योंकि जो भी सारा ऑयल है ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है ये सब एशिया में जाता है, ये यूरोप और यूएस में नहीं जाता है। मतलब जो मेजरली इम्पैक्ट आने वाला है, जो अगेन प्राइस का इम्पैक्ट नहीं बट सप्लाई का इम्पैक्ट, कि भाई है ही नहीं, सामान ही नहीं है, तो वो जो इम्पैक्ट है वो एशियन कंट्रीज पे ही है, वो अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज पे नहीं है। तो वहां की मार्केट तो पॉजिटिव चल रही है, तो यूएस मार्केट कल पॉजिटिव थे, यूरोपियन मार्केट्स भी पॉजिटिव थे। ठीक है, उसके ऊपर जो अगेन ऑयल प्राइजेस की बात करें तो वो अगेन $81 के आसपास ही चल रहा है अभी तक, तो काफी मतलब डिसेंट पोजीशन पे है। हाँ, हम 60 पे भी टच करके आए हैं, तो उससे काफी बढ़ गया है, बट स्टिल अगर हम रिलेटिवली देखें तो आई थिंक स्टिल वेरी अंडर वेरी मच कंट्रोल फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ठीक है, चल रहा है ओवरऑल। तो वो अगेन वो 84-85 चला गया तो थोड़ा गिरा, बिकॉज यूएस सेड कि भाई हम जो ये इंश्योरेंस का इशू चल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो आपको सबको पता ही होगा, अब तो इतना सुन चुके हैं उस स्ट्रेट के बारे में, जो ईरान के एकदम पास से जाता है और जहां से 20% ऑयल वहां से जाता है। तो वो ईरान इज सेइंग कि हम जो है उसको बंद करेंगे, या फिर जो भी है, मतलब जो भी वहां से टैंकर जाएगा हम उसको अटैक करेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इंश्योरेंस इज बिकमिंग ए बिग प्ले, एंड अभी कल ही डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आई थी उस पर कि यूएस विल प्रोवाइड द इंश्योरेंस, एंड अगर जरूरत पड़ी तो उनकी नेवी जो है एस्कॉर्ट करेगी शिप्स को। तो ये तक बात आई थी। उसके बाद ऑयल जो है 84-85 से थोड़ा सा वो गिरा, ये सब फैक्टर्स के बाद, कि भाई ठीक है, यूएस इज ओके टू मेक श्योर कि ऑयल सप्लाई वर्ल्ड में चलता रहे, एटलीस्ट स्टेटमेंट तो ऐसी आई है। तो उससे थोड़ा कंफर्ट आया मार्केट्स में कि भाई ठीक है, मतलब ऑयल प्राइसेस शायद बहुत नहीं बढ़ेंगे और एक कंट्रोल रहेगा, चीजें मैनेज हो जाएंगी, दैट्स व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज। बट साथ में और भी नेगेटिव न्यूज है, वो देखते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिकली रही। साउथ कोरियन मार्केट तो 12% गिरी थी कल, राइट। दुबई मार्केट भी खुली 2 दिन के बाद, तो वो भी 5% गिरी। तो ये सारे फैक्टर्स भी साथ साथ चल रहे हैं। तो करंटली दिस इज वेयर वी आर, ठीक है, फ्रॉम द वॉर पर्सपेक्टिव। मर्स्क जो कि सेकंड लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है, राइट, तो उन्होंने कहा है कि हमने सारी कार्गो बुकिंग बंद कर दी है, यूएई, सऊदी से, बहरीन से, कुवैत से, ओमान से, कतर से, इराक से, राइट। तो देर इज अ प्रॉब्लम एट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लियरली, मतलब ऐसा बोला जा रहा है 90% जो ट्रैफिक जो प्री वॉर था, मतलब 28 को स्टार्ट किया, तो उससे पहले 90% जो है ट्रैफिक कम हो गया है उस स्ट्रेट से। तो वहां से जो ऑयल फ्लो होता है या नेचुरल गैस फ्लो होती है, तो वहां से 90 से 10% ही फ्लो हो रहा है, बट 10% ही हो रहा है। तो इसीलिए ये सब फैक्टर्स भी हैं करंटली, राइट। तो सप्लाई इश्यूज अभी तो क्या है, सबके पास भाई स्टोरेज भी होता है ना, हर कंट्री के पास, इंडिया के पास भी कुछ स्टोरेज होगा, सभी कंट्रीज के पास होगा। तो एक्सपेक्टेड ये है कि भाई जब तक ये स्टोरेज मैनेज होगा, जब तक ये वॉर खत्म हो जाएगा और फिर चीजें वापस नॉर्मल हो जाएंगी, यही अभी अभी सब यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट इफ दिस प्रोलोंग्स, ये लंबा चलता है, तो फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सप्लाई रिलेटेड इश्यूज। ऑफ कोर्स डाइवर्सिफिकेशन होगा, हम रशिया के पास जाएंगे या फिर यूएस के पास जाएंगे, वेनेजुला के पास जाएंगे, ऑफ कोर्स वो तो सब होगा ही, राइट। बट फिर अगेन प्राइस भी बढ़ सकता है और बहुत सारे कंट्रीज उनके पास जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब करंटली चल रहा है। एज आई सेड, आई ऑलरेडी सेड कि यूएस ने एक ईरानियन नेवल शिप को टॉर्पीडो कर दिया, मतलब उसको सिंक कर दिया है। इट वाज इन इंडियन ओशन एज वेल, तो वो भी एक मतलब एस्केलेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा गया है यहाँ पे। अब ये है कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का, अगर ब्लॉकेड होने का या जो भी बंद होने का, जो भी आप बात कर सकते, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इस पे है। तो अगर हम Q1 की बात करें फर्स्ट, मतलब 2025 के लास्ट ईयर में, तो पर डे मिलियन बैरल की बात करें तो सबसे ज्यादा ऑयल जो है यहां से चाइना जाता है। ऑलमोस्ट 5 मिलियन बैरल ऑयल जो है
वो चाइना जाता है इस जगह से। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट चाइना को है, बट अगेन चाइना हैज़ डाइवर्सिफिकेशन एज़ वेल, वो भी रशिया से लेते हैं, राइट, और कंट्रीज से भी लेते हैं, बट सबसे ज़्यादा यहाँ से चाइना जाता है। 90% ऑफ ईरानियन ऑयल गोज टू चाइना, दैट्स व्हाट एवरीवन सेज। फिर सेकंड जो है वो इंडिया है। इंडिया गेट्स ऑलमोस्ट 2 मिलियन बैरल ऑयल फ्रॉम हेयर, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के आता है। सिमिलरली साउथ कोरिया, सिमिलरली जापान, ठीक है। तो ये तीनों जो है ऑलमोस्ट 2 मिलियन बैरल्स का ऑयल हमारे जाता है, बट अगेन हम 2 मिलियन बैरल्स ऑन अ बिगर उस पे हैं, तो वी आर वेल डाइवर्सिफाइड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। यूरोप, यूएस, तो ये तो 0.5 मिलियन बैरल के आसपास ही उनका ऑयल जाता है, तो इट इज हार्डली एनीथिंग। तो इसलिए उनकी मार्केट पे सप्लाई साइड पे रिस्क उनको नहीं है, प्राइस रिस्क ही है, सप्लाई रिस्क नहीं है कि भी मिलेगा ही नहीं, ऐसा रिस्क नहीं है उनको। उसके बाद ये भी कल आया सुनने में कि कतर ने एलएनजी आउटपुट बंद कर दिया। मतलब कतर एनर्जी ने कहा है कि भाई हम जो है नेचुरल गैस अब प्रोड्यूस नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि कोई प्रोजेक्टाइल आता है और ये लग जाता है, वो लग जाता है, तो हमने बंद कर दिया है अपना एलएनजी आउटपुट, ठीक है। एंड दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस, राइट। और इंडिया इज ऑल्सो बिग मतलब कस्टमर, तो लॉन्ग टर्म हमारे काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट है। 40% बोलते हैं कि ऑलमोस्ट हमारा ऑयल जो नेचुरल गैस है वो कतर से आता है, ठीक है। तो और नेचुरल गैस किस में यूज होता है? सीएनजी जो हमारे घर पे आती है, पीएनजी, राइट, पाइप नेचुरल गैस, और हमारे जो व्हीकल्स में सीएनजी लगती है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों फैक्टर्स थोड़े से समझने जरूरी हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, या जो महानगर गैस वगैरह, इस तरह की सारी कंपनी जो है काफी गिर रही हैं कि भाई सप्लाई इशू आ सकता है क्या, और प्राइस भी बढ़ सकता है क्या। तो ये सारे फैक्टर्स भी थोड़े से प्ले हो रहे हैं। बट अगेन मैं वही कह रहा हूँ, बिगर प्ले में ये सब फैक्टर्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है रिस्क नहीं है, रिस्क है। बट व्हेन वी सी एन ओवरऑल थिंग्स, तो टिपिकली दीज थिंग्स आर एक्सपेक्टेड कि ये बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चलेंगे, राइट। तो पेट्रोनेट एलएनजी जो सबसे बड़ा इंडिया का एलएनजी इंपोर्टर है, जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करके यहाँ तक लेके आता है सामान, तो उन्होंने कहा है कि भाई हम कतर में शिप्स ही नहीं भेज पाए हैं एलएनजी लाने के लिए, ठीक है, बिकॉज वहां पे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप जा ही नहीं पा रहे हैं, और काफी सारा जो है ट्रैफिक है, जो सबसे बड़े शिप्स होते हैं जो ये सामान लेते हैं, वो कोई भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे नहीं जा रहा है। तो दे आर ऑल टेकिंग डिफरेंट रूट्स। तो ये सब मेजरली वेरियस सैटेलाइट डेटा इज शोइंग, ठीक है। तो ये सब फैक्टर, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक क्लियरली फ्लैश पॉइंट जो है ओवरऑल ट्रेड में और वॉर में बना हुआ है, ठीक है। और उसको कैसे ये फ्री होगा, आप एक तरफ से मिस्टर ट्रम्प इज सेइंग दैट ही दे विल मैनेज इट, लेट्स सी हाउ गुड एंड बैडली दे मैनेज इट। तो उसके ऊपर ही थोड़ी चीजें, एटलीस्ट एनर्जी वाइज जो मेजर प्रॉब्लम इंडिया की है करंटली, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें है, वो सॉल्व हो सकती है नहीं हो सकती, दैट वी विल नो इन फ्यू डेज, राइट। कि यूएस जो है इसके ऊपर जो कह रहा है वो कितना इसके ऊपर इंप्लीमेंट करता है। तो दिस इज वेयर द करंटली ओवरऑल वॉर के ऊपर जो डिस्कशंस हैं हमारे, ये हैं। हाँ, वन मोर थिंग जो इंडिया का इंपैक्ट हुआ है वो है कि रुपीस स्लम्प हो गया, 92 रुपीस पे आ गया है डॉलर के। तो दोनों फैक्टर रहे, एक तो डॉलर डॉलर जो है इंडेक्स वो बढ़ गया है, तो डॉलर का प्राइस, मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ गई है ग्लोबली। क्यों बढ़ी है डॉलर की डिमांड? अगेन बिकॉज भाई एक्सपेक्टेड ये है कि भाई क्रूड ऑयल बढ़ जाएगा, ये सारी, जो क्रूड ऑयल में सबसे ज्यादा ट्रेड डॉलर में ट्रेड होता है, तो ऑफ कोर्स एंड लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर टेकिंग आउट मनी फ्रॉम एशियन मार्केट्स अगेन, फिर डॉलर में पैसा ले रहे हैं, और फिर वो कह रहे हैं भैया यूएस ही ठीक है या फिर बाकी ठीक है, क्योंकि सबसे सेफ वही है, क्योंकि वहां पर तो प्रोजेक्टाइल नहीं पहुंच रही है, या वहां पर एनर्जी क्राइसिस में भी वो तो सेल्फ डिपेंडेंट है यूएस तो एनर्जी वाइज। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं, तो इंडिया का फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट, अगर आपने देखा होगा तो 2 दिन से बहुत ज्यादा एक्सोडस हुआ है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स बाहर निकले हैं, और फिर डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है, तो उसके चक्कर में वो 92 के आसपास वापस, मतलब ऑल टाइम लो इंडिया जो है वो ऊपर पहुंच गया है। मतलब एज सच अगर हम देखें ओवरऑल थॉट प्रोसेस से, तो नथिंग टू वरी, डजंट सीम्स टू बी वरी, बट बिकॉज हम एक्चुअली सबसे कम गिरे हैं अगर हम लास्ट 2-3 दिन में देखें एज कंपेयर टू अदर करेंसीज विद रिस्पेक्ट टू डॉलर, ठीक है। तो ये चीजें जो है ओवरऑल पर्सपेक्टिव है। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल सब गिर रहे हैं, स्टॉक्स ज्यादा गिर रहे हैं मेजरली अगेन, तो ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इनके मार्जिन कम हो जाते हैं, रिफाइनरी मार्जिन, क्योंकि गवर्नमेंट तो कंट्रोल कर रही है ना ऑयल प्राइसेस इंडिया में, ठीक है। तो अगर ये इनके पास सप्लाई का ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो फिर इनका प्रॉफिट वगैरह कम हो जाएगा, सिंपल है वो तो इसीलिए ये सब कंपनी जो है दे आर ऑन द, मतलब गोइंग डाउन, बिकॉज की एक्सपेक्टेड है कि भी ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो 80 प्लस तो हो ही गए, ठीक है। सो दिस इज वेयर द ओवरऑल, अगर हम वॉर सिचुएशन पर्सपेक्टिव से सारी बात करें तो। अब कुछ और न्यूज की बात करते हैं जो काफी बार मिस हो जाती है इन सब वॉर रिटोरिक में।
कि बेसेंट जो कि ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं यूएस के, मतलब वहाँ के एक तरह से फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि 15% ग्लोबल टैरिफ जो है इस वीक से शुरू हो सकते हैं। तो अभी करंटली यूएस जो टैरिफ लगाए हुए हैं ग्लोबली, आफ्टर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो टैरिफ बंद कर दिए थे, उसके बाद 10% के टैरिफ्स हैं ग्लोबली इंडिया इंडिया पे और हर जगह पे। फ्लैट 10% है सब जगह पे, कुछ ऊपर नीचे नहीं है, इंडिया पे भी और हर जगह पे। तो फिर उन्होंने कहा था कि हम 15 करेंगे इसको, तो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग कि अब ये शायद नेक्स्ट वीक से 15% हो जाएंगे। एंड देन ही वंस मोर ही सेड कि 5 मंथ्स में बैक टू द ओल्ड रेट्स। तो ओल्ड रेट्स मतलब इंडिया का अभी 18 है, आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि इंडिया की ट्रेड डील हो गई है। तो ओल्ड रेट्स मींस 18 हो जाएगा इंडिया का 5 मंथ्स में, और बाकी जो भी उनके करंट रेट्स हैं। तो दैट्स व्हाट ही हैज सेड। तो करंटली 10 मंथ्स 10% चल रहा है, ही इज सेइंग नेक्स्ट वीक से 15 हो जाएगा, और फिर वो 5 महीने में ही सेइंग, ठीक है, कि वो वापस जो आपके ओल्ड रेट्स थे वहां पर आ जाएगा। तो वो सेटिंग उन्होंने बेसिकली कर लेंगे, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। तो ये सब टैरिफ पर्सपेक्टिव से साथ में जो चल रहा है यूएस का, वो कर रहा है। बाकी पीएमआई नंबर्स आए, काफी अच्छे आए इंडिया के, मतलब सर्विसेज पीएमआई 58.1 आया, लास्ट मंथ 58.5 था। एनीथिंग अबव 50 इज एक्सपेंशन, 58 इज एक्सीलेंट, राइट। हाँ, अब लास्ट मंथ उससे आया, वो कम हुआ, हम उसके आप छोड़ दो, बट ओवरऑल इट इज एक्सीलेंट नंबर्स। कंपोजिट पीएमआई जो कि मतलब ओवरऑल सर्विस पीएमआई प्लस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 58.9 आया। तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छी एक्टिविटी दिखी, राइट, एंड दैट्स व्हाई ओवरऑल कंपोजिट पीएमआई इज ऑलमोस्ट 59, व्हिच इज अगेन अ वेरी वेरी स्ट्रांग नंबर। तो दैट क्लियरली शोज, अगेन पीएमआई जो है गवर्नमेंट पब्लिश नहीं करता है, राइट। तो काफी बार हमें वो चीज समझनी है कि हम कोरिलेट कर सकते हैं इसको गवर्नमेंट के जीडीपी नंबर्स एंड बाकी चीजों के साथ भी। तो एक्सीलेंट नंबर्स ओवरऑल व्हिच क्लियरली शोज कि देयर इज लॉट ऑफ बायंसी एंड देयर इज लॉट ऑफ ग्रोथ इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो वो हमें हमेशा सबसे ज्यादा देखनी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल द मेजरली, अगर हम ओवरऑल इंडिया एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव से बात करें, तो दिस वाज द मेजर न्यूज। स्टॉक स्पेसिफिक कुछ कुछ जो न्यूज है, तेजस नेटवर्क ने लास्ट 4 दिन में 67% रिटर्न दिया। हमारे 3 पोर्टफोलियोज में है, काफी परेशान थे हम इस स्टॉक से, क्योंकि हम कन्विंस थे कि अच्छा करेगा, और टाटा कंपनीज हैं और बहुत सारी चीजें हैं, तो हमारे फ्लैगशिप ग्रोथ पोर्टफोलियो में भी थे, काफी नुकसान भी वी हैव टू झेल, बट 67% लास्ट 4 डेज में एक थोड़ा सा हमें मतलब अच्छा दिया है, थोड़ा सा शांति दी है हमें कि भाई थोड़ा एनालिसिस ठीक कर पा रहे हैं शायद हम। एंड तो उन्होंने कुछ एक मीमो रेडियोज के साथ 5G का सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एंड दे आर ए ग्लोबल कंपनी। सो अगेन मतलब वो बेसिकली इट जस्ट शोज कि दे आर एंटरिंग इनटू 5G सिस्टम ग्लोबली, which can be a big thing for them in long term. So that's the market expecting. तो consistently वो स्टॉक बढ़ रहा है, अगर हम बात करें तेजस नेटवर्क की। एमआरएफ क्या डिटेल आया कि दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट 5,300 crore इन तमिलनाडु न्यू टायर प्लांट, राइट। सो दैट वाज अनदर न्यूज which they are, तो they already have I think 10 manufacturing facility currently, राइट, इन वेरियस पैसेंजर कार टायर, ट्रक एंड बस के टायर्स एंड ऑफ रोड टायर्स भी बनाते हैं, वो 2 व्हीलर टायर्स भी बनाते हैं। And now they are planning set up a new tire plant in Tamil Nadu. That's what, and 5,300 crore rupees they are going to invest for that. तो अच्छा खासा capex, these are important things, right? ये private capex है, government capex plus private capex. That's what basically हमारी इकोनॉमी को ग्रो करता है। So that is all. I think I hope that आपको ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा और एक सिस्टम बैठ गया है, समझ लिया है। SIPs बिल्कुल मत रोकिए, ये सारे चीज़ों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, अगर आप 5-7 ईयर प्लस में इक्विटी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा मत सोचिए, राइट। कीप ऑन इन्वेस्टिंग, दीज आर द एक्चुअली टिपिकली, मतलब हिस्ट्री सेज दीज आर द बेस्ट टाइम्स टू इन्वेस्ट इन द मार्केट्स। तो SIP इसीलिए की जाती है, इसीलिए कि मार्केट जब गिरेगी तो हमें ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे, राइट। तो ये जो है इस टाइम पे बेस्ट टाइम है, अगर हम ओवरऑल चीज़ें, अगर मैं कह रहा हूँ जैसे हिस्ट्री के टाइम हिस्ट्री देखें तो। एंड होपफुली ये सब वॉर के जो क्लाउड्स हैं ये थोड़े हट जाएं कुछ टाइम में, एंड बेटर सेंस प्रिवेल इन द वर्ल्ड, एंड अगेन थिंग्स गो बैक टू द नॉर्मल। बाकी फिर हम यही ज़्यादा डिस्कस करें कि ये कंपनी की अर्निंग कॉल अच्छी नहीं थी, वो ज़्यादा अच्छा होता है डिस्कस करना, राइट, रादर देन कि इन्होंने अपना क्या कहते हैं एस्टिमेट मीट नहीं किया, right, wo I think they are the better discussions to have in the morning discussion rather than having all these war related discussions. That is all on the major news. अब बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की। तो अगेन SIPs की ही थोड़ी बात कर रहे थे, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे चार्ट मिला था, दिस इज फ्रॉम वैल्यू रिसर्च, एंड तो ये डिस्कशन होते रहते हैं स्पेशली इन वॉलेटाइल मार्केट्स। अभी कुछ इन्वेस्टर्स ने मेरे को बीच में भी मैसेज किया कि सर हम मंथली SIP कर रहे हैं तो इसको वीकली कर लें क्या,
एक इन्वेस्टर ने वीकली से डेली एसआईपी करी कि अरे अरे सर मार्केट देखो 3% गिर गई है तो मेरे को डेली करनी चाहिए, राइट? एंड वी कीप ऑन डिस्कसिंग अबाउट इट कि क्यों कॉम्प्लिकेट करना है, बट अगेन लोगों को यही लगता है कि यार मार्केट 1.5% गिरा है, मैं मेरी एसआईपी तो लास्ट वीक थी तो मैंने तो डाला ही नहीं पैसा, राइट? अगर मतलब इसको डालना है, वो अप्रोच है। किसी किसी का अप्रोच होता है कि बिल्कुल नहीं डालना है, किसी का अप्रोच होता है कि इस टाइम पे इन्वेस्ट करना है। सो तो वी मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट लगा मुझे कि 5 साल प्लस अगर एक डेली कोई एसआईपी कर रहा है, वीकली एसआईपी कर रहा है, एंड दिस इज लाइक आई थिंक दे हैव डन लाइक 30 years का डेटा। तो 5 years अगर आपने डेली एसआईपी की, वीकली एसआईपी की, मंथली एसआईपी की, ओके एग्जैक्टली सेम रिटर्न है बीएससी सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट की है तो एग्जैक्टली सेम रिटर्न। मतलब आपने 36.8 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट की, 0.51 करोड़ 51 लाख रुपीस आपके बने। चाहे आपने डेली करी, आपने मंथली करी, आपने वीकली करी, डजेंट मैटर। 7 years में भी सेम है, 10 years में भी सेम है, 11 में भी सेम है, 12 में भी सेम है, 20 में भी 15 में भी सेम है, सॉरी 20 में भी सेम है, 25 में थोड़ा सा डिफरेंस है। डेली में आपके मतलब शायद 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा बना, और अगर आपने 30 years में किया है तो इंटरेस्टिंगली मंथली में आपके पैसे थोड़े एक्स्ट्रा बने हैं, ठीक है? इंटरेस्टिंग। तो पॉइंट है ये कि इट डजेंट मैटर, राइट? तो अगर ये देखो 1 डेढ़ 2 साल में वो शॉर्ट टर्म में दिखता है कि मैंने ये किया तो देखो अच्छा हुआ, बट टिपिकली व्हेन यू डू दैट फॉर 5 years एंड यू टेक रूलिंग एंड यू क्लिक क्यूमुलेटिव नंबर्स और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज देखेंगे, और ये डेटा हमने काफी बार इंटरनली भी टेस्ट किया है। अगेन दिस इज, ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो आई एम शेयरिंग दिस विद यू, बट इंटरनली भी ये बहुत डिस्कशन हुए हैं, नंबर्स हमने रन किए हैं, एंड आई एम टेलिंग यू कि वंस यू क्रॉस दैट 5-7 years का होराइजन, तो दीज थिंग्स हार्डली, बिकॉज वो वोलेटिलिटी जो है वो एकदम फिर वो सब बराबर टाइप हो जाता है। तो यस, 1 डेढ़ साल 2 साल में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख सकता है कि वो थोड़ा स्मार्ट डिसीजन लिख सकता है, बट वंस यू गार लॉन्ग टर्म तो इट डजेंट मैटर। तो इसीलिए हम मंथली क्यों सजेस्ट करते हैं, कई बार कभी कभी वीकली करते हैं, बट मोस्टली मंथली क्यों सजेस्ट करते हैं, मेजरली बिकॉज कि ठीक है वो एक सिंपल कॉन्सेप्ट रहता है, सैलरी आई विद इन 2-3 दिन एसआईपी गई खत्म, राइट? फर्स्ट को सैलरी आई 3 या 4 मैक्सिमम 5 तारीख को हमारी एसआईपी चले जानी चाहिए, दैट्स हाउ द थॉट प्रोसेस शुड बी, राइट? तो ये ही सिंपल रखना है, सिंपल रखोगे चीजें तो वो सिंप्लिसिटी के साथ जो है वो क्या होता है ना कि बेटर रिव्यू हो जाता है, बेटर दिमाग शांत रहता है, बेटर आप चीजें कर सकते हैं, ठीक है? सो दैट इज हाउ वी बेसिकली वर्क, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आई होप दैट आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। जय हिंद।